अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मुझे और इनकरेजमेंट मिलती है कि मज़ीद काम करूँ। और इसके अलावा मेरी वीडियोस पे और इंस्टाग्राम पे मुझे जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं वो यही होते हैं कि आप व्लॉगिंग करें। तो मैंने सोचा कि चलें, अगर आप लोग व्लॉग्स लाइक करते हैं तो मैं व्लॉग्स बनाना भी स्टार्ट कर लेती हूँ। इसमें भी आज मैं कुछ क्लीनिंग ही आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा क्लीनिंग वाला कंटेंट व्यूअर्स ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैंने ज़्यादा काम इसी पे किया है। आज भी मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो ये केटल मैं क्लीन करने लगी हूँ। ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और इसके साथ-साथ आपसे बातें भी करती हूँ। इसके अंदर मुसलसल इस्तेमाल की वजह से कुछ लाइम जमना शुरू हो जाता है, स्केलिंग सी आ जाती है, तो उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। लेकिन हम इसे आम स्क्रबर से उस तरह से रगड़ नहीं सकते, साबुन से या सर्फ़ से, जिस तरह से हम बाकी बर्तनों को साफ़ करते हैं। तो इसमें जितना पानी अलाउड होता है उतना पानी, यानी इस निशान तक मैं पानी डाल लेती हूँ। जिस तरह की भी केटल आपके पास हो आप उसके ऊपर ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। आसान से आसान तरीके से मैं काम को मैनेज करने की कोशिश करती हूँ कि कम से कम मेहनत करनी पड़े और अच्छी बेहतरीन किस्म की क्लीनिंग हो जाए। साथ में ये एक लीमू काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था, हाफ़ कटा हुआ, हाफ़ यूज़ हो गया था। तो अब इसको खाने के पर्पज़ के लिए तो नहीं यूज़ करना था, तो मैंने सोचा कि इसके लिए इसके साथ कुछ क्लीनिंग कर लेते हैं। इसको मैं काट के इसके मैंने 3 स्लाइस करके इसके अंदर डाल दिए थे। लीमू में जो सिट्रस है वो इसके अंदर जमा हुआ जो भारी पानी से के ज़रात नीचे बैठ जाते हैं और जम जाते हैं, वो सारे के सारा खुद ब खुद इससे उतर जाएगा। ये मैं इसको चला दूँगी जब तक इसमें बॉयल आना स्टार्ट होते हैं। तब तक ये चलती रहेगी। इस केटल में ये जो एलईडी लाइट जलती है ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब कभी लाइट बंद हो, अंधेरा हो और लाइट ना जल रही हो, तो ये एलईडी लाइट रात में भी जलती हुई बहुत खूबसूरत लगती है। इसको मैंने चला दिया है जब तक पानी को बॉयल आते हैं। ये तब तक हम साथ में कोई और काम कर लेते हैं। अभी जो लेमन के ऊपर से ये मैंने फॉइल पेपर उतारा है, ये छुरी मेरी थोड़ी-सी ब्लंट हो गई थी, तो उसको मैंने सोचा है कि इसको साथ-साथ इसी लेमन के ऊपर जो फॉइल था उसके साथ ही मैं इसको थोड़ा-सा इस तरह से रब कर लेती हूँ। इस तरह इसके ऊपर जो भी ये मैल कुचैल जम चुका था ये सारे का सारा उतर जाएगा। और फॉइल पेपर जो है ये छुरी को तेज़ कर देता है। छुरी हो या किसी भी किस्म के ब्लेड हों, जिस तरह हमारे ब्लेंडर में होते हैं या चॉपर में होते हैं, ये इस फॉइल पेपर के साथ बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो इस तरह से रगड़ने से ये छुरी भी तेज़ हो गई है। फॉइल पेपर का भी देखिए रीयूज़ हो गया है। लेमन को भी मैंने इसी तरह से दोबारा से यूज़ कर लिया है। यानी अगर खाने के पर्पज़ में चीज़ नहीं यूज़ हो रही है तो उसको क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। छुरी देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक निकल आई है और देखने में ही तेज़ लग रही है। इधर ये इसमें लेमन और पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। ये देखिए लुक भी बड़ी खूबसूरत आ रही है, देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। इसको इस तरह से जब बॉयल आने लग जाए और केटल खुद बंद हो जाए तो इसको हमने छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। इस तरह लेमन और पानी जो है ये मिलके काम करेंगे और केटल अंदर से बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। आपको कोई स्क्रब नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल इसको आपने अंदर से नहीं छेड़ना, जस्ट पानी बहा के आपने तो इसको सादा पानी से कंघाल लेना है। लेकिन बाहर से साफ़ करने के लिए मैंने एक किचन टॉवल लिया है और इसको हम थोड़ा-सा गीला कर लेते हैं। कुछ दिन पहले मैंने किचन वाइप्स बनाने भी एक वीडियो में शेयर किए थे। अगर आपने वो बनाए हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी ये जो इसके ऊपर निशान वगैरह बाहर हैंडल पे लग जाते हैं, हमारे ऑयली हाथ लग जाते हैं कभी, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव हो जाएँगे। इस तरह से इसको साफ़ कर लेना है। और आधे घंटे के बाद ये पानी जब हम बहा देंगे तो ये बड़ी अच्छी नीट और चमकदार सी हमारी केटल निकल आएगी। इसमें से किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। लीमू है तो उसका अच्छा सा फ्लेवर आपके नेक्स्ट खाने में ऐड हो सकता है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि एक दफ़ा पानी बॉयल करके गिरा दें, तो वो भी नहीं आएगा अगर आप नहीं चाहते तो। ये देखिए ये कितना इसके ऊपर से भी देखने में तो नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन डस्ट वगैरह उतर रही थी। इसके साथ ही मैंने वॉशिंग मशीन चलानी थी। आज कपड़े तो वॉश करने के लिए नहीं थे, लेकिन कल गेस्ट आए थे तो बच्चे चाय जो थी वो अपने रूम में ले गए थे और सुबह मैंने देखा तो बेडशीट के ऊपर चाय गिरी हुई थी।
और उसके ऊपर बड़े बड़े निशान पड़े हुए थे। अब अगर उसी वक्त मुझे चाय गिरने का पता चल जाता तो मैं इसके ऊपर नमक रब कर देती। नमक रगड़ने से चाय के जो निशान हैं वो दूर हो जाते हैं, लेकिन अब ये ड्राई हो चुका था तो इसको रगड़ने का तो मेरा मूड नहीं था। अब ये मेरे पास ब्लीच थी वाइट कपड़ों वाली, 3 in 1 एक्शन है ये। ये इसका आप नाम देख सकते हैं अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें तो। क्योंकि मेरे पास इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया था। मैंने एक पॉट में पानी डाला था और उसके अंदर ये थोड़ी-सी 1 ढक्कन ब्लीच डाल दी थी, इस तरह से। और ये जो निशान थे वो मैंने इसके अंदर डिप कर दिए थे और जस्ट 2 से 3 मिनट लगे थे। 2 से 3 मिनट के बाद ये निशान बिल्कुल गायब हो चुके थे। इतनी अच्छी तरह से ये निशान साफ़ हुए थे कि मैं ख़ुद भी हैरान रह गई कि इतनी ज़बरदस्त क्लीनिंग और बग़ैर मले, बग़ैर रब किए। और चाय के निशान के बारे में हम आम तौर पे यही समझते हैं कि ये बहुत पक्का निशान होता है, जल्दी उतरता नहीं है। तो ये वाइट कपड़े पे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट था। इसको फिर मैंने पानी से वॉश करके तो दोबारा से मशीन में डाल दिया था। उस निशान को पानी से साफ़ किया पहले और बेडशीट और उसका पिलो कवर जो था मैंने डाल दिया। मशीन में सर्फ़ डाला था और सॉफ्टनर डाल के मशीन चला दी थी। अब साथ में मेरा ये स्टोव जो है ये काफ़ी गंदा हो रहा था। ऑल्दो कि मैं इसे रोज़ ही क्लीन करती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा था कि मैं इसके ऊपर फ़ॉइल लगा लेती हूँ ताकि मुझे इसको बार-बार क्लीन ना करना पड़े। चाय और दूध तो इसके ऊपर ज़रूर ही गिरता है, और कुछ गिरे ना गिरे। और देखने में फिर अगर चूल्हा साफ़ ना हो तो पूरा किचन ही अनटाइडी लुक देता है। अब ये चूँकि काफ़ी इसके ऊपर चीज़ें गिर चुकी थी, अब मैंने स्टैंड उतार के पहले वॉश के लिए रख दिए थे ताकि ये उतनी देर में ड्राई हो जाएँ। और इसके ऊपर मैंने ये आम स्क्रबर ही लिया था, एक स्क्रबर ही मैंने इसके लिए रखा हुआ है, जिस तरह के स्क्रबर से हम बर्तन वॉश करते हैं। और उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा लेमन मैक्स लिक्विड लगा के इसको अच्छे से क्लीन कर दिया था। स्टैंड जो थे वो मैंने पानी से भिगो दिए थे ताकि जो कुछ उसके ऊपर जमा हुआ है वो थोड़ा गीला होके सॉफ्ट हो जाए। और उतनी देर में ये मैंने स्टोव को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब स्टील के स्क्रबर से मैं इसको थोड़ा-सा क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अगर कुछ हुआ मैल-कुचैल हो, खाने के ज़र्रात जो होते हैं और फिर जल जाते हैं तो वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। उसको मैंने सोचा कि इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। अगर ये एक दफ़ा साफ़ हो जाएँ तो फिर काफ़ी दिन गुज़र जाते हैं, बार-बार नहीं साफ़ करना पड़ता। लेकिन अगर आपने इसकी डीप क्लीनिंग करनी हो तो उस पे भी मेरी वीडियो है कि आप किस तरह से कास्टिक सोडे को यूज़ करते हुए इनको बगैर रगड़े भी साफ़ कर सकते हैं। अब मैंने उसको स्क्रबर को वॉश कर लिया था और इसको चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, ताकि ये जो इसके ऊपर साबुन और फ़ोम लगा हुआ है ये अच्छे से साफ़ हो जाए। स्टैंड भी उतनी देर में ड्राई हो जाएँगे और उतनी देर में हम चूल्हा देख लेते हैं, मशीन भी चल रही थी। अब इसको मैंने माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ अच्छे से पोंछ लिया था ताकि इसमें थोड़ी-सी शाइन आ जाए। इसको आप टिश्यू पेपर से भी साफ़ कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद अगर टिश्यू पेपर से रगड़ेंगे तो भी बहुत ही अच्छी चमक आ जाती है। इस तरह से अच्छे से क्लीन कर लिया था। अब मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर फ़ॉइल लगा दूँ, तो मैंने ये फ़ॉइल चेक किए थे। एक तो छोटे साइज़ का था मेरे पास और एक जो था वो काफ़ी बड़ा था। तो अगर हम छोटा लगाएँगे तो उसके ज़्यादा पीसेस यूज़ करने पड़ेंगे। तो बेस्ट यही था कि ये मैं बड़े वाले यूज़ कर लूँ। लेकिन इसके भी मुझे 2 पीस यूज़ करने पड़े थे। ये इस रुख को अगर लगाते तो ये इसके जो बटन हैं वो नीचे से स्टोव के वो नहीं कवर हो रहे थे, तो फिर मैंने इसको इस डायरेक्शन में लगाना मुनासिब समझा। इस तरह से मैंने 2 पीस काट लिए थे। तो साथ में मौसम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ यूके में वेदर जो है वो काफ़ी स्वेयर ही रहता है। ज़्यादातर बारिश होती रहती है और अभी तक कुछ दिन पहले तक स्नो भी होती रही है। लेकिन कल से काफ़ी बारिश हो रही है और बारिश यहाँ मामूल के मुताबिक होती है। यहाँ हर बंदे के हाथ में आपको अम्ब्रेला नज़र आएगी, और कुछ हो ना हो हर हर बंदा अम्ब्रेला लिए बगैर घर से नहीं निकलता। बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है तो सेफ्टी के लिए सबसे पहले अम्ब्रेला ही ली जाती है। किसी भी वक़्त बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो आज भी सुबह थोड़ी-सी बारिश हुई है, लेकिन अब मौसम ठीक है और यहाँ पे स्टिल अभी काफ़ी सर्दी ही है।
ये इसका शाइन वाली साइड जो है ये ऊपर कर दी है मैंने। इसको हमने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा ही काटना है, अगर बिल्कुल इसको इसके साइज़ का काटेंगे तो फिर हमें नीचे से फ़ोल्ड करने के लिए ये नहीं बचेगा और फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसको थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैंने काटा है और अब जहाँ-जहाँ पे स्टोव है उस जगह को थोड़ा-सा दबा देते हैं ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए और फिर हम वहाँ से कट लगा लेंगे। कट इस तरह से तेज़ छुरी के साथ मैंने प्लस का साइन डाला है इसके ऊपर, तो प्लस का साइन लगाने से नीचे से पकड़ के इस तरह से मोड़ देंगे हल्का-हल्का सा, तो चूल्हे के लिए स्पेस बन जाएगी। यहाँ से बर्नर हम बाहर निकाल लेते हैं इस तरह से। ये सारे चूल्हे मैंने इसी तरह से स्टोव बाहर निकाल लिए थे, बटन भी इसी तरह से कर लिए थे और एंड पे मैंने इसको साइडों से अच्छी तरह से दबा के सेट कर दिया था और ये देखने में भी इसकी लुक काफ़ी खूबसूरत हो गई थी। स्टोव देखने में भी खूबसूरत लग रहा था और मुझे उम्मीद है कि अब मुझे इसकी क्लीनिंग पे इतना फोकस नहीं करना पड़ेगा जितना रूटीन में करना पड़ता था। काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती थी, तो अब होपफुली अब ये 3-4 दिन ईज़िली गुजर जाएंगे और उसके बाद फिर ये चेंज कर लूँगी मैं। तो हम वेदर की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। वॉक के लिए भी टाइम टाइम मिल जाता है। शाम को मैं अपने हस्बैंड के साथ वॉक कर आती हूँ, साथ ही पार्क है और वहाँ पे एक्सरसाइज के लिए और जिम के लिए मशीनें वगैरह भी लगी हुई हैं, जहाँ पे इजीली वॉक भी कर लेते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। डे लाइट ही रहती है, रात 9 बजे तक डे लाइट ही होती है। चलते फिरते ही 11-12 बज जाते हैं, क्योंकि डे लाइट ज़्यादा और नाइट का टाइम जो है वो कम है। दिन यहाँ पे लंबे होते हैं और ये चूल्हे की आप ओवरऑल लुक देखें, अब ये देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपकी बैक साइड सेपरेट हो तो आप उसके ऊपर भी इसी तरह से ये फॉयल पेपर लगा सकते हैं, इस तरह जो पीछे छींटे वगैरह पड़ेंगे तो वो भी बाद में आप ओवरऑल रिमूव कर देंगे, क्लीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। खाने में मैंने स्पैगेटी बनाई थी और बच्चों ने इसको बहुत पसंद किया। ये स्टेन आप देख सकते हैं बिल्कुल रिमूव हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो